Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 27 of formal methods in the software engineering. In the last lecture we covered different methods and techniques that we used in the software engineering designing and their formal specification. और हमने लास्ट लेक्चर को क्लासिकल गेम के ऊपर कवर किया था कि हम जो अपने डिफरेंट गेम्स को डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और उसके लिए जो हम डिफरेंट फॉर्मल मेथड्स बनाते हैं वो फॉर्मल मेथड्स कौन कौन से थे और उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे। इंशाल्लाह ताला हम आज के लेक्चर में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हम अपनी एक चेस की गेम डिस्कस कर रहे थे और चेस गेम के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी और जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, हम उन डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस को स्टडी कर रहे थे और उन रूल्स और रेगुलेशन की बेसिस के ऊपर हम उसको डिज़ाइन कर रहे थे। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि वो इश्यूज़ क्या थे और हम उस पर क्या डिस्कशन कर रहे थे। इंशाअल्लाह वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास जहाँ पे हमने अपना लास्ट लेक्चर 26 जो है कंप्लीट किया था वो हमने अपनी एक क्लासिकल प्रॉब्लम के ऊपर कंप्लीट किया था। और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सी एग्जांपल्स देखी थी जिनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ इंडस्ट्रियल लिंक था कि उनका डिफरेंट टाइप्स का इंडस्ट्रियल लिंक क्या होता है और उनका क्या रिलेशन है। और उसमें हमने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन देखे थे कि हम अपनी फॉर्मल मेथड्स के थ्रू किस तरह अपने रूल्स एंड रेगुलेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनको किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, मेथड्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, किन रूल्स एंड रेगुलेशन की बेसिस के ऊपर हम उसकी डिप्लॉयमेंट करेंगे। ये हमने सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉब्लम था कि कैन यू कम्प्लीटली कवर द चेस बोर्ड विद दीज डोमिनीज विदाउट पार्शियली यूजिंग अ डोमिनो। तो ये हमारे पास एक चेस गेम है जिसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट बॉक्सेस हैं और अब हमने यहाँ पे इस कंप्लीट चेस बोर्ड के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डिफ़ाइन करने हैं और इस गेम को रन करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं उन प्रोसीजर्स को देखना है कि किन प्रोसीजर्स और किन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको डिफ़ाइन करेंगे और वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, ठीक है, वो डेफिनेशन क्या है जो इसकी डिप्लॉयमेंट में हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन लास्ट में है, ठीक है, इसमें वी आर सेइंग दैट इफ़ सो हाउ एंड इफ़ नॉट प्रूव दैट यू कांट। अगर हम कर सकते हैं तो किस तरह प्रूव करेंगे और अगर नहीं है तो कैसे नहीं है। तो हमने इस प्रॉब्लम के लिए सर्टेन प्री डिफाइंड जो है वो रूल्स रखे थे। वो जो प्री डिफाइंड रूल्स से या जो सिंबल्स से, ठीक है, वो कौन कौन से थे। हमने इसमें ये कहा था कि क्लासिकल प्रॉब्लम के अंदर ये हमारे इसमें 5 डिफरेंट कंडीशंस और रूल्स थे। सबसे पहले हमने ये कहा था कि key of invariant condition, that is shape of the tiles which we are using to cover the chessboard, some information store in color। यानी देखें ये जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं कि लाइक इसमें आपका ब्लू आ रहा है, लाइट ब्लू आ रहा है, ठीक है, ये जितने भी कलर्स हैं इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर है, ठीक है। वो जो इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर है, ठीक है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है और उससे सिस्टम क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन से सिस्टम की इंटीग्रेशन के साथ क्या लिंक है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट में यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है उसमें जो हमारे पास डिफरेंट टाइल्स हैं, हम कह रहे हैं कि शेप ऑफ द टाइल्स विच वी हैव आर यूजिंग, जो इस पूरे चेस बोर्ड को कवर कर रही हैं उसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर है, उसके कलर में कुछ इंफॉर्मेशन सेव है, ठीक है, कुछ आपके, ठीक है, कुछ डाटा आपका स्टोर है जिस वजह से हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफ़ाइन करेंगे, डिप्लॉय करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं सम इंफॉर्मेशन। हम ये नहीं कह रहे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन या पूरे का पूरा रूल डिफ़ाइन है या पूरे का पूरा मेथड डिफ़ाइन है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे। हम कुछ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसमें सेव है और हम उस इंफॉर्मेशन को ही यूज़ करेंगे अपनी कलरिंग के लिए और अपनी मेथड के लिए। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में कि गिवन पीस विल कवर वन लाइट एंड
अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गिवन पीस विल कवर, वो जो कवर करेगा वन लाइट एंड वन ब्लू टाइल, यानी उसमें एक लाइट और एक ब्लू टाइल को कवर करेगा। बिकॉज ऑन अ चेस बोर्ड वी डू नॉट हैव टू वाइट और ब्लैक टाइल्स एडजेसेंट टू ईच अदर। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि गिवन पीस विल कवर वन लाइट एंड वन ब्लू टाइल because on a chessboard we do not need have two white or black tiles adjacent to each other। अब ये सेकंड हमारे पास रूल है कि हमने एक उसमें लाइट और एक हमें उसमें ब्लू टाइल लेनी है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो टू वाइट और ब्लैक हैं वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जिस तरह हम गेम डिज़ाइन करते हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर एनी गेम लाइक क्रिकेट, लाइक फुटबॉल, लाइक सो ऑन एटसेट्रा, हॉकी, दैट इसी तरीके से चेस बोर्ड के अब रूल। अब हम एक्चुअली वो तो आप लाइव प्ले कर रहे होते हैं, अब ये भी जब हम इसको हम लाइव बना रहे हैं, हम इसको कंप्यूटिंग के थ्रू लाइव बना रहे हैं, हम इसमें फॉर्मल मेथड्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फिट इन कर रहे हैं, तो हमें कुछ कंडीशंस देखनी होंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्टडी करने होंगे, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर इनकी कंडीशन को हमने कंप्लीट करना है और इन कंडीशन की बेस के ऊपर ये सारे का सारा जो आपका सिस्टम है वो डिज़ाइन होगा और कवर होगा। वी हैव इक्वल नंबर ऑफ ब्लू एंड वाइट स्क्वेयर्स ऑन चेस बोर्ड, ठीक है। अब जो हमारे पास इसके अंदर एक और रूल आ गया, ठीक है, वो ये रूल है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ब्लू और जो वाइट स्क्वेयर्स हैं वो चेस बोर्ड पे इक्वल है, ठीक है। वो सारे के सारे आपके इक्वल हैं, जो आपके ब्लू भी हैं और वाइट भी हैं वो इस चेस बोर्ड के ऊपर इक्वल होंगे। हम वो उस तरह नहीं होगा कि ब्लू कम होंगे, ठीक है, या वाइट ज़्यादा होंगे, ठीक है, या वाइट कम होंगे ब्लू ज़्यादा होंगे। नो, ये हमारे पास थर्ड रूल है जो प्री डिफाइन है, और इस रूल में हम क्या जस्टिफिकेशन बना रहे हैं कि वी हैव इक्वल नंबर ऑफ ब्लू एंड वाइट स्क्वेयर्स ऑन चेस बोर्ड। देन हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स देन वी विल नॉट कवर द होल चेस बोर्ड। अब जो हमारे पास इसमें फोर्थ पॉइंट है, हम फोर्थ पॉइंट में क्या बात कर रहे हैं कि इफ़ डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ स्क्वेयर, अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ स्क्वेयर्स हैं वो इक्वल नहीं है, देन वी विल नॉट कवर द होल चेस बोर्ड, तब हम कंप्लीट जो चेस बोर्ड है उसको कवर नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पे हमने ये फोर्थ रूल बनाया है, इफ़ डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स देन वी विल नॉट कवर द होल, हम तब पूरे चेस बोर्ड को कवर नहीं कर सकते। अब हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है, वो जो कंडीशन है जिसके ऊपर ये सारे का सारा फिनोमेना बेस कर रहा है, वो कंडीशन क्या है, वी हैव रिमूव्ड टू स्क्वेयर्स ऑफ द सेम कलर। अगर हम दो कलर जो सेम कलर्स हैं हम अगर उसको रिमूव करते हैं, दैट इज वी आर लेफ्ट विद मोर ब्लू देन वाइट, दैट इज 32 ब्लू एंड 30 वाइट। यानी अब हम नेक्स्ट जो कंडीशन कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि वी आर लेफ्ट विद मोर ब्लू देन वाइट, यानी हम इसमें बात कर रहे हैं कि हम इसमें ये कहते हैं कि वी आर लेफ्ट विद मोर ब्लू देन वाइट, दैट इज 32 ब्लू एंड 30 वाइट्स। यानी इसके अंदर आपके पास 32 ब्लू हैं और 30 वाइट्स हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है, हम इस कंडीशन के ऊपर बेस कर रहे हैं कि हमने उसको किस तरीके से लेके चलना है। तो ये हमारे पास जो क्लासिकल प्रॉब्लम है ये उसके कुछ पॉइंट्स है और ये उसकी एक कंडीशन है। उस कंडीशन को हमने देखना होता है कि वो कंडीशन किस तरीके से सेटिस्फाई होती है, किस तरीके से लगाते हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर हम अपनी पूरी गेम डिज़ाइन करते हैं। तो जो लास्ट हमने अपना डिस्कस किया था, इसको हमने स्टार्ट किया था, इन डिटेल में कवर नहीं किया था। तो ये इसकी डिटेल्स हैं कि अगर हम इस गेम को डिज़ाइन करें, इस गेम को अगर डिफ़ाइन करें तो किन किन पैरामीटर्स पे ये आपकी डिफ़ाइन हो सकती है। और इस सारे क्लासिकल प्रॉब्लम में ये जो कंडीशन, लास्ट जो कंडीशन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि हमारी जो फुल गेम इज़ बेस्ड ऑन दैट कंडीशन, ठीक है। और इस कंडीशन बहुत सिंपल सी है, मैं एक बार फिर आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम इसमें रिमूव कर रहे हैं टू स्क्वेयर्स जो सेम कलर के हैं, और जो हमारे पास बाकी चीज़ें आ रही हैं कि वी आर लेफ्ट विद मोर, यानी इसमें हमारे ब्लू जो है वो उससे ज़्यादा होंगी देन वाइट। फॉर एग्जांपल 32 ब्लू एंड 30 वाइट्स, यानी इसमें हमारे पास 32 ब्लूज होंगी और 30 वाइट्स होंगी, बॉक्सेस होंगे। और ये सारी की सारी जो बेस कर रही है ये एक क्लासिकल प्रॉब्लम के ऊपर बेस कर रही है चेस की। नेक्स्ट
अब इसमें जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं, जिनकी कंडीशंस की ऊपर हम बात की कर रहे थे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये हैं कि इफ़ आई लेस देन इक्वल टू जे, अगर जो आई है वो जे से या तो लेस और इक्वल है, देन या तो लेस होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये आई 3 है तो जे जो है ये 4 होना चाहिए, तो ये 3 भी ठीक हो जाएगी। 4 भी से अगर 5 होगा तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर वो ये कंडीशन करेगा। हम क्या कहते हैं, m कॉलन इज इक्वल टू आई। ठीक है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, m कॉलन इज इक्वल टू आई, एल्स m कॉलन इज इक्वल टू जे, वरना m को हम j के इक्वलेंट कर रहे हैं। m लेस देन इक्वल टू आई एंड m लेस देन इज इक्वल टू जे। अब जो हमारे पास यहाँ कंडीशन आ रही है, हम ये कंडीशन क्या बना रहे हैं, हम इस कंडीशन में ये कह रहे हैं कि m लेस देन इक्वल टू आई एंड m लेस देन इक्वल टू जे, यानी या तो वो i और दूसरा क्या है वो j से, और यानी ये हमारे पास 2 सब कंडीशंस हैं। यानी एक कंडीशन आप ये देखें और फिर इसको हमने जंक्शन पॉइंट एंड के साथ लिंक किया है। यानी यहाँ पे हम जो कंडीशन अपनी डिज़ाइन कर रहे हैं या कंडीशन जो अपनी डेवलप कर रहे हैं, वो कंडीशन हम जो अपनी डिज़ाइन या डेवलप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम m को लेस देन इक्वल टू आई कह रहे हैं, और फिर जो m है दूसरी कंडीशन, इसको हम j से इक्वल कह रहे हैं और इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर ये जो 2 फंक्शंस हैं इनको फिर इन 2 फंक्शन के साथ इंटीग्रेट करके फिर दरमियान में हम अपना एक एंड का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है, हम क्या कह रहे हैं कि m या तो i के इक्वल है या m j के इक्वल है। अब इसमें से कोई देखें, यहाँ से ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो एक आंसर आएगा, यहाँ से दोनों में से कोई एक आंसर आएगा और फिर उसको एंड करना है, तो फिर ये एक जो हमारा सूडो कोड है या जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, फिर वो स्टेटमेंट फुलफिल करेगी कि ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, कि नेगेट करेगी, क्या कंडीशन है, वो इस बेसिस के ऊपर इस तरीके से करेगी। इसके अलावा इसका कोई मेथड नहीं है हमारे पास। अब हम ये कह रहे हैं, सेकंड क्या कह रहे हैं कि पॉसिबल व्हेन m इज स्मॉलर देन i एंड j, यानी जब इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास पॉसिबल है, हम इस पॉसिबिलिटी में हम क्या बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि m इज स्मॉलर देन i एंड j, ठीक है, कि इसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा m है वो स्मॉल है i और j के साथ। ठीक है, ये हम अपनी एक पॉसिबिलिटी या एक अपनी कंडीशन डिफाइन कर देते हैं कि जिस कंडीशन के अंदर हम ये कहते हैं कि ये जो m है ये i और j से आपका स्मॉल है। और फिर आगे हम बात करते हैं करंट प्रोग्राम में कि करंट प्रोग्राम असाइन स्मॉलेस्ट वैल्यू टू m, यानी अब हम इसके अंदर आपने जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो m को हम देंगे या वो वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। दैट्स वाई हम ये कह रहे हैं कि करंट प्रोग्राम असाइन स्मॉलेस्ट वैल्यू टू m। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज़ WP। अब ये WP जो है कि आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है, आपके पास कंडीशन क्या है कि व्हाट इज़ द कंडीशन टू इम्पोज ऑन इनपुट I एंड J सच दैट वी गेट आवर ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने इसमें जो अपनी कंडीशन सेट करनी है, जो WP की कंडीशन सेट करनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हमने इस सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, इनको लेजिटिमेट बनाना है, तो लेजिटिमेट बनाने के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या पॉइंट्स हैं, हम किन पॉइंट्स और कंडीशंस के ऊपर इसको लेजिटिमेट बना सकते हैं, तो हम वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम यही बातें कर रहे हैं कि ये जो आपके पास प्रोग्राम है कि करंट प्रोग्राम असाइन स्मॉलेस्ट वैल्यू टू m, और आगे हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वीकेस्ट पॉइंट। अब जो WP है ये आपके पास वीकेस्ट पॉइंट है, तो उसका वीकेस्ट पॉइंट क्या है। और यहाँ में हम अपनी दूसरी बात ये करें कि वो कंडीशंस हमने बतानी है कि व्हाट इज़ द कंडीशन टू इम्पोज, हमने जो अपनी कंडीशन इम्पोज करें ऑन इनपुट I और J के बजाय हम अपनी कंडीशन इम्पोज करें सच दैट, ताकि हमें जो हमारा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है, जो हमारी कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये देखें कि ये हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत सिंपल से लॉजिक है कि हमने ये कंडीशन ट्रू की, इसको इसके साथ किया, एक्चुअली ये हमारे पास कंडीशन थी।
ठीक है। यानी अब ये एक फंक्शन कह लें, ये दूसरा, ये एक स्टेटमेंट कह लें, ये दूसरी स्टेटमेंट कह लें, इनमें से कोई एक आ जाएगी, फिर इनमें से कोई एक आ जाएगी, और फिर इनका एंड करके आप इस पे बता सकते हैं कि आपकी जो आपकी वीकेस्ट पॉइंट कंडीशन है वो कौन सी है, किस बेसिस के ऊपर हमने उसको डिफ़ाइन किया है, उसको हमने किस बेसिस पे डिज़ाइन किया है। ये हम अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट को देख के उसको कवर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि इन स्टेटमेंट के ऊपर हमने ये अपनी फाइंडिंग की है और इसका ये आंसर है या इसका ये रिजल्ट है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप देखें, ये पार्ट तो हो गया आपके पास, सॉरी, अब आपके पास ये पार्ट तो हो गया कि अगर ये ऐसा है देन एल्स, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। अब इसी की कंटिन्यूशन है हमारे पास। वो जो कंटिन्यूशन है वो कंटिन्यूशन क्या है, अब ये आपके पास जो नेक्स्ट इसका एल्स पार्ट है, ये इसका एल्स पार्ट है। ठीक है, एल्स पार्ट के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एल्स पार्ट के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि आप ये देखें कि अगर हम ये कहते हैं कि आई ग्रेटर देन जे, अगर आई की वैल्यू जे से ग्रेटर है तो हम क्या कह रहे हैं कि एम कॉलन इज इक्वल टू जे, यानी अगर आई जी से बड़ा है तो इसको आपने कहाँ स्टोर करना है, इसको आपने एम के अंदर स्टोर करना है। और फिर हम ये बात करते हैं कि एम इज इक्वल टू आई और एम इज इक्वल टू जे, यानी या आई है या जे है और इनमें से कोई एक फंक्शन ट्रू होगा, और फिर हम इसको एंड का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, और वो परफॉर्म करके हम ये कहते हैं कि एम लेस देन इक्वल टू आई एंड एम लेस देन इज इक्वल टू जे, यानी इन दो में से कोई एक कंडीशन और इनमें से कोई एक कंडीशन, और फिर इस पूरे का हम एंड करेंगे और एंड करने के बाद उसको रन करेंगे। तो ये जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि अब आप इनमें आप देख लें कि ये जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो या तो इस फंक्शन पे बेस कर रही हैं या वो इस फंक्शन के ऊपर बेस कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इन दोनों में से कोई एक कर रहे हैं और ऐड करके फिर हम इन दोनों में से कोई एक कर रहे हैं, तो एक आंसर यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और हम इसको आगे लेजिटिमेट तरीके से रन कर सकते हैं। ठीक है, इसको वैलिड देख सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन थी। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं आई ग्रेटर देन जे एंड जे इज इक्वल टू आई और जे इज इक्वल टू जे। अब आप ये देखें कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि या तो आई जे से ग्रेटर है और जे या तो आई के बराबर है या जे जे के बराबर है। यानी अब देखें यहाँ पे हम जो अपनी कंडीशंस डिफाइन कर रहे हैं वो कंडीशंस क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि या तो आई जे से बड़ा है, ठीक है, या जे आई के बराबर है या जे जे के बराबर है। ठीक है, यानी यहाँ से ये कंडीशन और इनमें से कोई एक कंडीशन और फिर इन दोनों को हम यूज़ करना है एंड के साथ, फिर हमारा आंसर आएगा कि आंसर ट्रू है कि फॉल्स है या क्या आंसर आ रहा है। फिर एंड यानी ये जे लेस देन इक्वल टू आई एंड जे लेस देन इक्वल टू जे, तो ये इन दोनों में से फिर एक कंडीशन, एक आंसर इधर आएगा, एक आंसर इधर आएगा और एक इधर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर एक हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे सारे आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट आ जाएगी। जब सारी आप इनकी एंडिंग करेंगे तो आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट आ जाएगी उन तमाम एंडिंग करने के बाद। और फिर आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आई ग्रेटर जे, अगर आई जे से लार्जर है एंड ट्रू एंड जे लेस देन इक्वल टू आई एंड ट्रू। अब ये देखेंगे यहाँ पे फिर इनको एंड करेंगे तो ये एक आंसर आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, फिर इन दोनों को करेंगे एक आंसर आ जाएगा, तो आपके पास अगेन एक सिंगल स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, आप उस स्टेटमेंट को यहाँ पे जो है उसको आप जो है कंपेयर करेंगे और अपना एक कंपैरिजन डिफाइन करेंगे कि आपका जो कंपैरिजन है वो किस बेसिस के ऊपर आपने डिफाइन किया है या किन पैरामीटर्स के ऊपर आपने उसको डिज़ाइन किया है। उसके बाद आप जो नेक्स्ट करेंगे कि आई ग्रेटर देन जे एंड जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि आई जे से बड़ा है और जे लेस देन इज इक्वल टू आई है, इनमें से कोई एक कंडीशन या कोई एक आंसर आपका आएगा और आप उसको मैच करेंगे कि आई ग्रेटर देन जे कि वो जे से बड़ा है, यानी वो है कि नहीं है। तो इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर हम अपना इस सारे को डिफाइन करते हैं। यानी ये फर्स्ट पार्ट था इसका, वो ये पार्ट था। इस पार्ट से हमने
अपनी इन तमाम 1 बाय 1 जितनी भी हमने अपना वीकेस्ट पॉइंट डिफाइन किया, और वो करने के बाद हमने यहाँ पे फिर ये एल्स पार्ट में अगर या तो वो सारी कंडीशन ट्रू होंगी, अगर वो फॉल्स है तो जो एल्स पार्ट है उसमें हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करेंगे और इसकी बेस के ऊपर फिर हम अपना एक रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो ये एक कंडीशन थी कि अगर हम इफ़ और एल्स के ऊपर अपनी कंडीशन डिफाइन करें तो उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, उसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे, उनको लिंक किस तरह करेंगे, लिंक करके सिस्टम के साथ हम उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करवाएंगे। तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट थी। इन कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने अपना एक रिजल्ट फाइंड किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये देखें ये कंटिन्यू है क्योंकि ये अभी एल्स पार्ट चल रहा है, ठीक है ना, यानी अभी तक हम इसको ये नहीं कह रहे कि ये हमारे पास पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, ये एल्स पार्ट है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यूशन में अब देखें हम फिर आगे क्या कह रहे हैं कि इफ़ आई लेस देन इक्वल टू जे, हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि अगर आई जो है वो जे से लेस या इक्वल है, ठीक है, तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि हम फिर ये कहते हैं कि जो एम कॉलन है वो आई के इक्वल आ जाए। यानी अब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है, हम इस कंडीशन में यही बात कर रहे हैं कि अगर आई जो है वो लेस या इक्वल हो जे के, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो एम कॉलन इज इक्वल टू आई, फिर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि इफ़ आई लेस देन इक्वल टू जे देन एम कॉलन इज इक्वल टू आई, तो फिर हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन थी वो यही कंडीशन है। अब जब आपने इसको इसके इक्वल कर दिया तो ये सर्टन स्टेटमेंट्स हैं जो आपने एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। अब ये जो सर्टन स्टेटमेंट्स हैं जिनकी एग्जीक्यूशन आपने करनी है, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एम इज इक्वल टू आई और एम इज इक्वल टू जे, ये एक है, और फिर एंड एम लेस देन एंड इक्वल टू आई एंड एम लेस देन इज इक्वल टू जे। अब इन फंक्शन में से यानी ये एक कंडीशन होगी, इसका आंसर यहाँ आएगा, इसको ऐड करेंगे तो एक सिंगल कंडीशन आएगी। इसी तरीके से इसके साथ करेंगे तो एक आपके पास सिंगल जो कंडीशन आएगी, फिर आप इसको इसके साथ करेंगे ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल एक कंडीशन आ जाएगी। यानी यहाँ से एक आंसर आ जाएगा, यहाँ से एक आ जाएगा, इसका एंड करेंगे तो आपके पास एक और सिंगल कंडीशन आ जाएगी। तो ये फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूशन है। फिर हम क्या करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू जे, अगर ये से इक्वल टू जे है फिर हम ऐड करते हैं कि आई इज इक्वल टू आई, या तो इसके इक्वल है या आई जे के इक्वल है, और आई लेस देन इक्वल टू आई है और आई लेस देन इक्वल टू जे है। यानी इन दोनों में से एक कंडीशन आएगी, इन दोनों में से एक आएगी और ये एक है, तो इन दोनों में से ऐड करेंगे तो एक सिंगल, फिर इन दोनों में से ऐड करेंगे तो एक सिंगल, और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली एक कंडीशन आपके पास फिर आ जाएगी। फिर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इफ़ आई लेस देन इक्वल टू जे, अगर आप ये कहते हैं कि आई आपकी लेस या इक्वल टू जे है एंड ट्रू, ठीक है, इसको ट्रू करते हैं, एंड ट्रू आई लेस देन इक्वल टू जे। अब इस कंडीशन में से फिर एक आंसर आएगा, ठीक है, फिर इन दो में से एक आंसर फिर आएगा और ये एक आंसर के साथ मैच करेंगे तो आपके पास एक सिंगल रिजल्ट फिर से आ जाएगा कि क्या वो कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो किस बेसिस पे है और नहीं है तो किस बेसिस पे नहीं है। फिर आपके पास फाइनली आई लेस देन इक्वल टू जे एंड आई लेस देन इक्वल टू जे, यानी ये और इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक कंडीशन आएगी और फिर आप आई लेस देन इक्वल टू जे करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट थी जिनको हम यूज़ करके सिस्टम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और अपने कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट यानी अब ये देखें कि इसमें जो लास्ट आपके पास जो हमारे पास कंडीशन आ रही है, जो बिल्कुल लीस्ट कंडीशन आ रही है, वो कंडीशन क्या है कि आई लेस देन इक्वल टू जे और आई ग्रेटर देन जे, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यानी ये हमारे पास एक कंप्लीट यूनिवर्सल सेट है। ये सेट को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे अब हमारे पास इस क्लासिकल गेम के लिए यानी हम इन रूल्स के ऊपर हमने अपनी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो हमने किस तरह बनाई। हमने पहले अपनी वीकेस्ट कंडीशन किस तरह फाइंड की, वीकेस्ट कंडीशन फाइंड करने के बाद उनके पैरामीटर्स को यूज़ करने के बाद फिर हम लोगों ने
उसका एल्स पार्ट डिफाइन किया, उसका जितना भी एल्स पार्ट था उसको डिफाइन करने के बाद फिर मज़ीद एल्स पार्ट है, और फाइनली हमने क्या किया, उस सारे को हमने जब इंटीग्रेट किया तो वो जो हमारी फाइनल इंटीग्रेशन है वो हम किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, या हम उसका रिजल्ट किस तरीके से फाइंड कर रहे हैं, जो फाइनल अपने कंडीशन है वो हम फाइंड कर रहे हैं कि आई लेस दैन इक्वल टू जे आर आई ग्रेटर देन जे, यानी जो आई है या वो इससे लेस और इक्वल होगी या वो इससे बड़ा होगा, और इसको हम ट्रू करके तो हम क्या कहते हैं कि ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है हम जो इसमें यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट्स को हम फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, इनको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, और हम इनको अपनी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिज़ाइन करते हैं। और जो जब तक आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं है तो आप अपनी कंडीशंस को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये था इसके साथ लिंक। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है टावर ऑफ ओनाई। ठीक है, ये आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। अब हम इसकी जो डिफरेंट फेसेस हैं कि हम देखेंगे कि इसमें जो डिफरेंट फेसेस हैं वो फेसेस क्या हैं, और उन फेसेस के साथ टावर ऑफ ओनाई के रूल अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसकी अगर हमने कोडिंग करनी है तो किन पैरामीटर्स के ऊपर, किन स्टेप्स के ऊपर हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं। तो इसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है टावर ऑफ ओनाई की वो भी अभी हम देखते हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास बहुत से रूल भी डिफाइन होते हैं। ठीक है, और इसको हम अगर किसी लैंग्वेज में हम ख़ास तौर पे बच्चों को C++ में जब हम उनको पढ़ाते हैं तो उसको उनमें भी हम ये एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हम ज़रा इसकी फॉर्मल मेथड के हिसाब से इसको देखेंगे कि इसकी फॉर्मल मेथड लैंग्वेज किस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसकी डेफिनेशन के लिए। आप ये देख रहे हैं कि ये आप इसको विजक 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, या 1 2 3 कर लें। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब आप देखेंगे ये यहाँ से स्लिप हुआ और यहाँ पे गया। मैं बैक करता हूँ कि हम जब इसको बना रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, तो इधर आपने क्रिटिकल थिंकिंग से देखना है इसकी मूवमेंट्स क्या है। इन्हीं की मूवमेंट्स के ऊपर हमने इसका सूडो कोड डिफाइन किया है। ठीक है, हमने इसका लैंग्वेज कोड डिफाइन किया है। जब तक आप इसकी मूवमेंट्स नहीं देख सकेंगे तब तक आप इसका सूडो कोड है आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे कि इसकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो किन स्टेप्स के ऊपर है या वो कैसे मूव हो रही है। तो टावर ऑफ ओनाई में हम जब इसको मूव करते हैं फर्स्ट, तो आप ये देखेंगे ये यहाँ से आपका मूव हुआ और ये आपका यहाँ पहुँचा, यानी यहाँ से हमने इसको मूव किया और इसको हमने यहाँ पे सेंड कर दिया। ये यानी यहाँ से जो इंटीग्रेशन थी यहाँ तक वो किस तरीके से गई है। फिर हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे अब यानी फर्स्ट फेज में आपके पास यहाँ से यहाँ मूव हुआ। नेक्स्ट फेज में आप देख रहे हैं कि अब ये देखें कि ये बेस सबकी सेम है, ये भी बेस, ये भी बेस, ये भी बेस। अब आप देख रहे हैं कि ये वापस यहाँ पे आ गया, यानी ये जो यहाँ पे मूव हुआ था ये वापस यहाँ पे आ गया और ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास सेकंड फेस है। यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट है हम उसकी मूवमेंट को देख रहे हैं कि उसकी मूवमेंट किस तरीके से जो है मूव कर रही है। तब आप देखेंगे मैं यहाँ से क्या करता हूँ नेक्स्ट, तो ये आप देखें यहाँ से ये यहाँ पे आपका मूव हुआ। यानी आप ये देखेंगे सबसे पहले हमारे पास 3 टावर्स थे। ठीक है, इन 3 टावर से हमने यहाँ से इसको यहाँ सेंड किया, फिर ये वापस आया और ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे पहुँचा और यहाँ से ये जो पॉइंट है ये फर्दर यहाँ पे मूव हुआ। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखें ये वापस आपका यहाँ मूव हो गया। अब ये इन दोनों की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम लग रही है। अब हम यहाँ से फिर सेंड करते हैं। अब आप देखें अब यानी क्या हुआ कि पहले यहाँ से यहाँ मूव हुआ, यहाँ अब मैं अगर वापस करूँ सारी इसको ये आपके पास, ठीक है जी, दैट्स इट। अब आप देखें कि हमने अब इसमें आप थोड़ा सा इन स्टेप्स को समझने की कोशिश करें कि जो इसकी मूवमेंट चल रही है वो मूवमेंट किस हिसाब से चल रही है, किन मेथड्स के ऊपर चल रही है। आप ये देखेंगे हम जब फर्स्ट इसको करते थे ओके, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर ये वापस इधर आया। अब यहाँ से ये आप देखें यहाँ मूव हुआ। अब नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ मूव हुआ और ये यहाँ से वापस यहाँ मूव होगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास
जो है वापस यहाँ पे मूव हो गया। अब हम नेक्स्ट करें और ये वापस सारे के सारे या अब आप देख रहे हैं कि हम किस यानी इससे लॉजिक क्या डेवलप हो रही है कि पहले यहाँ पे सिंगल थे, एक सिंगल इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो एक सीक्वेंस के साथ, एक इंटीग्रेशन के साथ इसकी मूवमेंट है। अब हमने इसी की मूवमेंट को समझना है, इसी की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना है और इसके लिए जो अब ये देखें ये वापस यहाँ पे आया, ये वापस वहाँ पे गया, वो ये वापस वहाँ पे गया, ठीक है। और जी आपके पास फिर यहाँ पे आया और ये आपके पास यहाँ पे मूव हुआ, यहाँ मूव हुआ और ये आपके पास देखें इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस। अब देखेंगे हमने ये नहीं किया कि ये नीचे आ गया, ये जो लार्ज स्टिक है ये इसके ऊपर आ गई, हमने एक सीक्वेंस के साथ इसकी मूवमेंट की है। हमने इस टावर को जो बिल्ड किया है वो सर्टेन प्री डिफाइंड रूल के साथ बिल्ड किया है। अब ये जो हमने बिल्टअप किया है जिन रूल्स और मेथड के ऊपर और जिस तरह हमने इसको सीक्वेंस पे हमने यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो हमने अभी देख रहे हैं कि हमने इसको एक तमाम सीक्वेंस के साथ लिंक किया और लिंक करके इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन के साथ हमने इसको डिफाइन किया। नेक्स्ट करता हूँ। अब हम इसके इन्वेरिएंट देखेंगे, यानी ये जितनी भी आपने देखी है कि जितनी भी हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट हुई है, अब हम इस तमाम की हम एक मूवमेंट देखेंगे कि ये जो मूवमेंट हुई है ये सारी की सारी किस तरीके से हुई है, इसकी जो मूवमेंट के स्टेप्स हैं वो स्टेप्स क्या क्या थे और किन स्टेप्स की बेसिस के ऊपर हमने इसकी मूवमेंट की है, कंडीशंस क्या थी हमारे पास और हमने किन कंडीशंस पे इसको मूव किया है, तो वो हम देखते हैं। अब आप देखें कि इनवेरिएंट कंडीशन इन आइट्रेशन, ठीक है, कि बेसिकली हम आइट्रेट कर रहे थे ना, जब हम एक से दूसरी जगह जा रहे थे, दूसरी तीसरी जगह जा रहे थे, जो मूव कर रहे थे ये हम इसको आइट्रेट कर रहे थे। अब ये जो आइट्रेशन कंडीशंस हैं, ये जो कंडीशंस हैं ये किस के ऊपर बेस करती हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं ये हमारी रिकर्सिव सॉल्यूशन इज गिवन इन एवरी बुक, ठीक है। अगर आप इसकी कोई भी बुक पिक कर लें इंटरनेट से, कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी टेक्स्ट बुक ले लें, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगी दैट विल बी हर बुक में सेम ही मिलेगी। इसको हम रिकर्सिव सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपके पास एक जो कंडीशन है, ये जो बेस करती है, ये आपकी रिकर्जन पे बेस करती है। रिकर्जन आप लोगों ने पढ़ी होगी अच्छी तरीके से कि वो क्या होती है, उसको हम किस तरह करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो आपके पास है ये हमारे पास रिकर्सिव सॉल्यूशन इज गिवन इन एवरी बुक, ठीक है, बट वी नीड टू फाइंड आइट्रेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, बट वी नीड टू फाइंड आइट्रेटिव सॉल्यूशन, लेकिन हमें अपनी आइट्रेटिव सॉल्यूशन फाइंड करनी है। और वो जो आइट्रेटिव सॉल्यूशन है वो हमने किस बेस के ऊपर फाइंड करनी है, किस स्टेप्स के ऊपर बेस करनी है, क्या क्या कंडीशंस हैं जिनको देख के हमने अपनी आइट्रेटिव सॉल्यूशन फाइंड करनी है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, उन तमाम को हम देख के हम अपनी आइट्रेटिव सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और नंबर्स मूव इन्वॉल्व स्मॉलेस्ट डिस्क। अब हमारे पास जितने भी 8 नंबर मूव हो रहे हैं वो इन्वॉल्व होते हैं स्मॉलेस्ट डिस्क के साथ। यानी अब आपके पास जो डिस्क बनती है स्मॉलेस्ट डिस्क बनती है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर बनती है, हम उसको किस तरह बनाते हैं, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं 8 नंबर। अब यहाँ पे हम जितने भी अपनी मूवमेंट कर रहे हैं वो हम अपनी कौन सी मूवमेंट कर रहे हैं, हम अपनी 8 नंबर्स कर रहे हैं। तो 8 नंबर्स मूव इन्वॉल्व स्मॉलेस्ट डिस्क, यानी जितने भी 8 नंबर्स हैं उसके ऊपर हम उसको मूव कर रहे हैं स्मॉलेस्ट डिस्क के ऊपर। स्मॉलेस्ट डिस्क मूव इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिस्क्स। यानी अब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास जितनी भी स्मॉलेस्ट डिस्क हैं ये मूव होती हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिस्क। यानी आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ डिस्क हैं या तो वो क्लॉकवाइज होंगी या वो एंटी क्लॉकवाइज होंगी, वो सारी की सारी उसके ऊपर ही डिपेंड करती है, उसके पैरामीटर्स के ऊपर, उसके स्टेप्स के ऊपर सारी की सारी वैसे डिपेंड करती है। इफ़ यू स्टार्टेड विद इवन नंबर ऑफ डिस्क इट वुड बी, यानी अभी देखिए कि सारे रूल्स हैं जो हमने अपने प्री डिफाइन कर लिए पहले ही
अब पहले क्या बात कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी स्मॉलर डिस्क हैं वो मूव होती है, या तो क्लॉकवाइज मूव होंगी या एंटी क्लॉकवाइज मूव होंगी, और वो नंबर ऑफ डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास के उस केस के अंदर आपके पास हाउ मैनी नंबर ऑफ डिस्क यू हैव, कितनी डिस्क हैं, ये उसके ऊपर बेस करता है, किसी और की चीज़ के ऊपर बेस नहीं करता। फिर आप क्या क्या करते हैं कि इफ़ यू स्टार्टेड विद इवन नंबर ऑफ डिस्क, अगर हम उसको इवन नंबर ऑफ डिस्क के साथ स्टार्ट करें, इट वुड बी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये फिर आपके पास, अगर हम अब देखें ये अब आपके पास यहाँ पे जो रूल डिफाइन हो रहा है, या आपको जो रूल पता चला है, वो रूल क्या पता चला है, यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि अगर हम उसको स्टार्ट करें इवन, अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ जो डिस्क्रिट्स हैं, तो इट वुड बी क्लॉकवाइज, तो फिर ये जो है क्लॉकवाइज होगा। एंड इफ स्टार्टेड विद ऑड नंबर देन एंटी क्लॉक, यानी अब यहाँ पे हमने अपना एक रूल और डिफाइन कर लिया कि अगर वो इवन है तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज कहेंगे, और अगर वो ऑड है तो हम फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर वो आपके पास जितना भी काम करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। यू आर हैविंग ओनली वन मूव आफ्टर मूविंग स्मॉल डिस्क, ठीक है। अब ये भी एक जो इसमें नेक्स्ट रूल है, ठीक है, वो रूल क्या है कि हम क्या बात कर रहे हैं कि यू आर हैविंग ओनली वन मोर मूव, ठीक है, ओनली वन मूव आफ्टर मूविंग स्मॉल डिस्क, कि हमने जब अपने मूव करने हैं तो जब आप पहले जो आपकी स्मॉल डिस्क्स हैं, ठीक है, पहले वो मूव करेंगी, फिर बाकी आपकी डिस्क्स जो है वो सारी सारी मूव करेंगी, ठीक है। फाइंडिंग द वीकेस्ट प्री कंडीशन इन लूप्स आर नॉट सिंपल एज कंपेयर्ड टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी अब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि फाइंडिंग द वीकेस्ट प्री कंडीशन इन लूप्स आर नॉट सिंपल, यानी वो जितनी भी एक कंडीशन है जो लूप में है वो सिंपल नहीं है। दैट्स व्हाई हम यही बात करें कि फाइंडिंग द वीकेस्ट प्री कंडीशन इन लूप्स, यानी अब जितनी भी आपकी लूप्स में प्री कंडीशन है वो उसमें जो वीकेस्ट कंडीशन है उनको फाइंड करना आर नॉट सिंपल एज कम्पेयर टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये एक पॉइंट है, हमने जो पहले भी कहा था कि वीकेस्ट प्री कंडीशन लूप्स में फाइंड करना या कंपेयर करना, हम अगर इसको कंपेयर करें, हमने पिछले 3-4 स्लाइड पहले हमने देखा था कि हमने अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में से वीकेस्ट जो कंडीशन थी हमने उसको डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ये कहा जाए कि आपने उसमें से वीकेस्ट प्री कंडीशन फाइंड करनी है तो वो इतना इजी नहीं है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। उसको फाइंड करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। That's why we are saying कि finding the weakest precondition in loops are not simple as compared to conditional statement, यानी हम इसको जो फाइंड करते हैं, जो अपनी इन तमाम कंडीशंस को इन लूप्स के अंदर, और नॉट सिंपल एज कम्पेयर्ड टू कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी वो इतनी सिंपल नहीं है कि अगर हम उसको कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ लिंक करें या उसको मैनेज करें या उसको मैनिपुलेट करें तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, वो इतनी सिंपल नहीं है। तो ये हमारे पास इनवेरिएंट कंडीशन से आइट्रेशंस के साथ कि जो हमारे पास सर्टन रूल्स हैं, जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं, वो कौन कौन से रूल्स हैं और किस बेसिस के ऊपर हम उन रूल्स को रेक्टिफाई करते हैं, और रेक्टिफिकेशन के बाद हम उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने ये डिफरेंट रूल्स देखे, और इन रूल्स की बेसिस के हम जो अपने टावर ऑफ अनाई की बात कर रहे थे उन रूल्स के ऊपर अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि इन रूल्स के ऊपर वो किस तरीके से कैसे आपका लिंक होगा। अब आप देखें कि इसमें जो हमारे पास लूप इनवेरिएंट्स हैं जिस तरह हमने यहाँ बात की थी, आप ये देखें यहाँ पे हमने बात की है कहीं कि फाइंडिंग द वीकेस्ट प्री कंडीशन इन लूप्स और नॉट सिंपल एज कम्पेयर टू द कंडीशनल स्टेटमेंट। दैट्स वाई अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आपके पास डिफरेंट लूप इनवेरिएंट्स होते हैं, वो जो आपके पास लूप इनवेरिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और आप उन तमाम लूप्स इनवेरिएंट्स को
किस तरीके से लिंक करते हैं सिस्टम के साथ वो हम देखते हैं। हम ये कहते हैं कि s इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम अपने जो s की वैल्यू है उसको सिंपल यहाँ पे 0 से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये एक वेरिएबल है, इसको हमने डिफाइन कर दिया कि जो s की वैल्यू है वो आपकी 0 है। फॉर हम कहते हैं कि i इज इक्वल टू 1 टू n डू, अगर जो i को हमने यहाँ शेड कर दिया कि वो 1 से n तक है, यानी वो आपका 1 से n तक है, हम क्या कहते हैं कि डू s इज इक्वल टू s प्लस a बेसिस i। यानी अब ये देखें कि हमने यहाँ पे i को 1 कह दिया और n को डू कह दिया, और साथ ही हम ये कहते हैं कि s इज इक्वल टू s प्लस a बेसिस i, यानी ये जो आपकी रे है इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो इसमें ऐड करके आपने इसमें डालना है। अब यहाँ पे व्हाट इज द लूप वेरिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका राइज होता है वो ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपके पास लूप वेरिएंट क्या है। ठीक है, कौन सा आपका लूप वेरिएंट है जिसके ऊपर आप बेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी वो देखते हैं हम। तो लूप वेरिएंट की जो है आप जो फर्स्ट इसमें आप देखें कि आपके पास पोस्ट कंडीशन है। अब ये जो आपके पास पोस्ट कंडीशन है, ये जो आपके पास पोस्ट कंडीशन है, इन एस वी वांट टू हैव द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड अरे, यानी अब जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम की पोस्ट कंडीशन आपको डिफाइन है, वो पोस्ट कंडीशन ये डिफाइन है कि इन एस वी वांट टू हैव द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, जितने भी उस अरे में a0 a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने उन तमाम का सम अप करना है। ठीक है जी, अब आप जब उन तमाम को सम अप करते हैं तो वो सम अप आपके स्पेसेस के ऊपर करेंगे, किस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर करेंगे, आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, आपने उन रूल्स एंड रेगुलेशन को उनको इम्प्लीमेंट करके, उनको डिप्लॉयमेंट करके ही आप उसको लिंक कर सकते हैं। I got many answers in front of me। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि I got many answers in front of me, value of I, ठीक है, between 1 and n, यानी इसमें बहुत सी आंसर्स आ सकती हैं, बहुत से वैल्यूज़ आ सकती हैं जो इन बिटवीन 1 to n होंगे। ठीक है, यानी हम उसको 1 से स्टार्ट करके हम उसको n तक लेके जा सकते हैं। बट दैट डज नॉट हेल्प अस, लेकिन ये ठीक है, लेकिन ये हमारी हेल्प नहीं कर सकता। रिमेंबर लूप इनवेरिएंट डेफिनेशन, जो लूप इनवेरिएंट की डेफिनेशन होती है उसको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास जो लूप इनवेरिएंट का पूरा सिस्टम है, ठीक है, जो उसके स्टेप्स हैं, जो उसकी कंडीशंस हैं, वो किस तरीके से करते हैं, ये हमने यहाँ पे रूल दिए थे कि आई गॉट मैनी आंसर्स इन फ्रंट ऑफ मी, वैल्यू ऑफ आई बिटवीन 1 and n, बट दैट डज नॉट हेल्प अस। और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि रिमेंबर लूप इनवेरिएंट डेफिनेशन, कि लूप की जो भी उसमें आपके इनवेरिएंट्स हैं, उसकी जो भी डेफिनेशन हैं, उसके जो भी स्टेप्स हैं, वो हमने इस तरीके से उसके साथ इंटीग्रेट करने हैं, और इंटीग्रेट करके उसको हमने किस तरीके से जो है उसको लिंक अप करना है। अब इसी एग्जांपल को हम देखते हैं कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को कि हम अपने लूप इनवेरिएंट्स को किस तरीके से बात कर रहे हैं कि हाउ स्टेप इज द लूप शुड टेक अस क्लोजर टू अचीव आवर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट लूप इनवेरिएंट्स हैं, हम इसमें जो आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ बेस कर रही हैं, एक तो एस पे बेस कर रही है, एक डब्ल्यू पे बेस कर रही है, एक के पे बेस कर रही है। तो अब इन वैल्यूज़ को जो आप जब बात करते हैं कि लूप इनवेरिएंट के लिए, हम इसलिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि हाउ स्टेप इन द लूप शुड टेक अस क्लोजर टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। और हाउ में हमने क्या लिखा है कि हमने ये बात की है कि s इज इक्वल टू 0, जो s की वैल्यू है वो हमने 0 इक्वल कर दी है। फिर हम क्या कहते हैं कि i इज इक्वल टू 1, और साथ हमने क्या कह दिया है कि फॉर i इज इक्वल टू 1, हमने जो i की वैल्यू है उसको 1 कह दिया है, और 1 to n
कि जो भी हमारे पास आई की वैल्यू है वो 1 से n तक जाएगी। और फिर हम क्या बात कर रहे हैं, फिर हम बात करते हैं डू की बात करते हैं। और जो डू है वो हम क्या बात करते हैं कि s इज इक्वल टू s प्लस a ब्रेसेस i। यानी अब हमारे पास जो लूप इनवेरिएंट्स हैं हम उसमें फिर क्या बात कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं। अब देखें, हम यहाँ पे s की वैल्यू कर रहे हैं 0 और फिर हम यहाँ पे अपनी i की वैल्यू कह रहे हैं 1 कह रहे हैं और ये 1 से n तक है। और फिर हम क्या कहते हैं कि डू s इज इक्वल टू s प्लस a ब्रेसेस i। यानी ये कहाँ तक इसको लेके चलना है, वो s को लेके चलना है, s इज इक्वल टू s प्लस a और ब्रेसेस i। यानी ये हमारे पास लूप इनवेरिएंट है कि हमने लूप इनवेरिएंट के साथ यानी हमने अपनी कंडीशन दी। अब क्या क्या इसमें से क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इसमें से आंसर्स बनते हैं। वैल्यू ऑफ s विल बी स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ फार्मूला। ठीक है, अब जो भी आपकी s की वैल्यू जो है वो आप जब उसको स्टार्ट करते हैं तो सर्टेन फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s बिफोर स्टार्ट ऑफ द लूप। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो s की वैल्यू है वो लूप के स्टार्ट करने से पहले क्या होगी। यानी जो आपका लूप है अगर हम उसको उसके स्टार्ट करने से पहले देखें तो फिर उसकी वैल्यू क्या बनेगी और उसकी इंटीग्रेशन किस तरह होगी उस सिस्टम के साथ। वैल्यू ऑफ s आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन। अब जब एक आइट्रेशन हो जाएगी, जब हम ये s0 किया और हमने इसको यूज़ कर दिया तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जो फर्स्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ s आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन, पहली आइट्रेशन में उसकी वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट एलिमेंट इन यानी उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा और जो उसकी आइट्रेशन है वो क्या बनेगी आफ्टर 2s यानी 2s के बाद एज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या इसमें बात कर रहे हैं कि हम आफ्टर 2s, ठीक है, जो अपने पास 2s है एज द सम ऑफ, हम इन दोनों को सम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को हम सम करेंगे और हम उसमें से कुछ फाइंड करेंगे। आफ्टर 3 सम ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट, यानी जब 3 गुजरेंगे तो हम उसमें अपने 3 एलिमेंट्स जो है वो सम करेंगे, उन तमाम को और सम करने के बाद देखेंगे कि उसकी इंटीग्रेशन क्या है। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, आफ्टर के आइट्रेशन में हम ये बात कर रहे हैं कि s हैज़ द वैल्यू विच इज़ द नंबर ऑफ, ठीक है, 1 to k। यानी जो इसमें जितनी भी के आइट्रेशन है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि s हैज़ द वैल्यू विच इज़ द नंबर ऑफ 1 to k। यानी s की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी आपकी जो है वो आइट्रेट होंगी 1 से k तक। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आफ्टर के आइट्रेशन s हैज़ द वैल्यू विच इज़ द सम, जो इन तमाम को सम करेगी जो है 1 से k तक और इसको लिंक करेगी, वो सारी की सारी आइट्रेशन आपकी जो है वो बनती है लूप इनवेरिएंट्स के अंदर। अब इन कंडीशंस के ऊपर, इन रूल्स के ऊपर हम अपने इसको लेके चलेंगे, ठीक है, इसको और देखते हैं कि अब हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट फिर हम क्या कह रहे हैं कि s इज़ द सम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम a1 to ai। यानी s जो है इसके अंदर वो सम ऑफ जितने भी आपकी उस तरह के जितने भी उसमें एलिमेंट्स बनते हैं a1 से लेकर ai तक बनते हैं, ठीक है, उन तमाम को इमीडिएटली बिफोर i इज़ इंक्रीमेंटेड। ठीक है, यानी हम ये बात कर रहे हैं कि s इज़ द सम ऑफ एलिमेंट्स, वो उन तमाम जितने भी है उन सब को जो सम करके उन तमाम एलिमेंट्स का फ्रॉम a1, ठीक है, वो कहाँ से लेकर करता है a1 to ai, यानी a1 से लेकर वो आपका ai तक जाएगा इमीडिएटली बिफोर i इज़ इंक्रीमेंटेड, कि जो i है आपने उसको किस तरीके से इंक्रीमेंट करना है। थिंक अबाउट वाइल लूप। देखिए आपके पास फॉर लूप भी होता है, आपके पास वाइल लूप भी होता है, आपके पास जो डू वाइल लूप भी होता है, ये हमारे पास डिफरेंट लूप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि थिंक अबाउट वाइल लूप।
कंपेयर इट विद इफ स्टेटमेंट, ठीक है, कि यहाँ पे हमने अपना वाइल लूप देखना है और हम उसको कंपेयर करेंगे अपनी इफ स्टेटमेंट के साथ, ठीक है जी। तो लूप इनवेरिएंस में हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारी जितनी भी अरेज का समअप होगा, ठीक है, जो उसकी कंडीशंस बनेगी, हम जहाँ पे उसको तमाम इनवेरिएंस डिफाइन करते हैं वो ए आई से लेकर, ठीक है, A1 से लेकर ए आई तक जाएंगे और हर एक को एक स्टेप हम उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और यहाँ हम अपने जो है वो अपने वाइल लूप भी लगा सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं उसको अपनी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के साथ या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के साथ हम उसको लिंक करके आपस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें से फाइंड करनी है अपनी वीकेस्ट प्री कंडीशन, ठीक है ना, कि जो हमारे पास वीकेस्ट प्री कंडीशन है फॉर वाइल लूप, ठीक है, वो जो वीकेस्ट प्री कंडीशन है उसके लिए वो कंडीशन कौन सी है, ठीक है, और वो उस कंडीशन की बेस के ऊपर हमने फाइंड करने हैं, उसके रिजल्ट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि अब इसमें से अपनी वाइल स्टेटमेंट से आप देखें कि ये पी सेट वाइल बी डू एस क्यू, यानी एक हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया पी और एक हमने ले लिया क्यू, और हमने यहाँ पे अपनी जो कंडीशन बता रहे हैं वो हम कंडीशन क्या बता रहे हैं कि वाइल बी डू एस। अब इसमें हम अपने जो जितने भी स्टेप्स हैं वो स्टेप्स देखते हैं। लेट डब्ल्यू बी वाइल बी डू एस, यानी अब सबसे जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है हम कहते हैं कि डब्ल्यू बी वाइल, यानी जब डब्ल्यू है तो हम यहाँ क्या बात करेंगे वाइल बी डू एस, या बी होगा या डू एस होगा। अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन जो लगा रहे हैं, कंडीशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लूप, कि जो हमारे पास कंडीशन है उस लूप को टर्मिनेट करने के लिए या जो उसके स्टेप्स हैं कि वो किस बेसिस के ऊपर जो कंडीशन है वो टर्मिनेट किस तरह होगी, वो देखते हैं कि P0 इज़ इक्वल टू नॉट बी। अब हम जो बात कर रहे हैं कि जो P0 है वो हम B के इक्वल नहीं कर रहे, एंड P1 हम कह रहे हैं कि P1 अच्छा। अब ये देखें कि यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन तो लगा दी टर्मिनेशन की कि जो हमारा लूप है वो टर्मिनेट किस तरह होगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे। फिर हम साथ क्या बात कर रहे हैं कि P0 इज़ नॉट बी, यानी जो P0 है वो B के इक्वल नहीं है, और P1 इज इक्वल टू B एंड अच्छा। अब ये हमने यहाँ पे जो P0 है उसको हम जो नेगेट कर रहे हैं जिन स्टेप्स के साथ जिसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हम क्या कह रहे हैं, उसको हमने उसको नॉट बी कह दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या बात करते हैं कि P1 इज इक्वल टू बी, अब इसको बी कह दिया, एंड वीकेस्ट प्री कंडीशन जो है यहाँ से फाइंड करेंगे WP में से हम S कामा P0 करें। अब इन दोनों में से जो हम ये फाइंड कर रहे हैं और इस सारे को हम किसके इक्वल कह रहे हैं कि वीकेस्ट प्री कंडीशन S कामा नॉट बी, हम इसको S कामा नॉट बी कह रहे हैं। और ये कहते हैं हम इसको कहते हैं कि ये कंडीशन हमारे पास वंस ट्रू होगी, एक दफ़ा ट्रू लाजमी होगी, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि P के इक्वल टू B, हम यहाँ पे अपने जो P के की वैल्यू है उसको B के इक्वल कह रहे हैं, एंड वीकेस्ट प्री कंडीशन S कामा P के -1। ये हमारे पास जो इसके बाद वीकेस्ट कंडीशन जो भी बनती है वो क्या बनती है कि P के इक्वल टू B एंड WP ब्रेसेस S कामा P के -1। तो ये हमारे पास सर्टन स्टेप्स हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अपनी प्री कंडीशंस को चेक करने के लिए उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, और हम उसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं और इसमें से अपनी हम जितनी भी कंडीशंस हैं उसको फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि वीकेस्ट प्री कंडीशन फॉर वाइल स्टेटमेंट द इनवेरिएंट कंडीशन, हम इसको इनवेरिएंट कंडीशन कह रहे हैं। और हम क्या कहते हैं कि आई वाइल बी डू एस, हम अभी देखें अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं हम यही बात कर रहे हैं कि आई वाइल बी डू एस और आई एंड नॉट बी, यानी अब हम यहाँ पे अपनी जो कंडीशंस इसके साथ डिफाइन कर रहे हैं वो कंडीशन हम इसके साथ क्या डिफाइन कर रहे हैं, वो हम यही कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं कि
I while B do S और I and not B, हम इसको आपस में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, हमें इसमें आपस में इसको लिंक तो ये हमारे पास यहाँ पे इनवेरिएंट कंडीशन है, ठीक है। यानी ये जो कंडीशन है इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वी कैन से कि इट इज अवर द इनवेरिएंट कंडीशन। फिर हम देखते हैं कि वीकेस्ट प्री कंडीशन फॉर वाइल। देखिए अब मैं एक स्लाइड बैक जाता हूँ, तो ये आपके पास थे, यहाँ पे हमने अपने लूप को चेक किया और यहाँ पे हम अपनी फॉर वाइल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, यानी ये हमने फाइंड किया, अब हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हम उसी फॉर वाइल लूप की जो कंडीशंस हैं हम उन्हीं कंडीशंस को ही फॉलो अप कर रहे हैं और उन्हीं ही कंडीशंस को ही लेके चल रहे हैं। हम उन कंडीशन में क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि a इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे a की वैल्यू जो डिफाइन कर दी है वो 0 डिफाइन कर दी है। अब हम कहते हैं i इज इक्वल टू 0, साथ ही हम यहाँ पे i की वैल्यू क्या कह रहे हैं कि वो वैल्यू 0 है। वाइल i लेस देन इक्वल टू n, यानी अब आप इसमें ये देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ रही हैं वो कंडीशंस क्या आ रही हैं कि a की वैल्यू हमने 0 कर दी है और इसको 0 करने के बाद हम i की वैल्यू भी यहाँ पे 0 कर रहे हैं और साथ हम क्या कह रहे हैं कि वाइल i लेस देन n, कि जो i है वो आपका लेस से n से लेस है, ठीक है। यानी इसको 0, इसको भी 0 कर दिया और यहाँ पे हमने वाइल कर दिया कि जो i है वो n से लेस है, तो हम साथ क्या कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू a प्लस आई। अब यहाँ पे हम a प्लस आई और ये प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी पहले ये प्लस प्लस करेगा, एक वैल्यू आएगी, उसको a में ऐड करेगा और a की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अरेज होते हैं। वो जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं अरेज, उनके आंसर्स क्या क्या है। डू वी एवर कम आउट ऑफ दिस लूप, क्या हम इस लूप से कभी बाहर निकल सकेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे अरेज होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू ऐड द फर्स्ट n नंबर्स, यानी अब इसका जो इस पूरे प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो इसके एडवांटेजेस हैं वो क्या है, वो ये है कि इज ऐड टू द फर्स्ट n नंबर्स, कि आपके पास जितने भी n नंबर्स हैं उन तमाम को ऐड करने के लिए जो है उनको ऐड करना है, उनको लिंक करना है, उनको इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए आप उसको यानी कहते हैं कि वो आपका ऑब्जेक्टिव है। और लूप इनवेरिएंट में हम क्या बात करते हैं कि सिग्मा n-1 i इज इक्वल टू 0 और ये i, तो ये हमारे पास जो है ना ये कंप्लीट जो है ये एक लूप इनवेरिएंट बनता है। सिग्मा n-1 i इज इक्वल टू 0 और ये i, ये हमारे पास पूरे का पूरा जो है वो एक सिंगल लूप इनवेरिएंट है और हम उसके कंस्टेंट्स के हैं ये सारे के सारे हम कहते हैं ऑन द इनपुट, कि ये जितने भी कंस्टेंट्स हैं इसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सारी की सारी जो सर्टेन इनपुट्स होंगी वो उन इनपुट्स के ऊपर होगी कि वो आपकी इनपुट क्या है और आप अपने इनपुट के बेसिस के ऊपर उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन के ऊपर हमें सारी की सारी अपनी जितनी भी कंडीशंस हैं कि वो क्या बनेंगी। तो आप ये देखेंगे यहाँ से हमने पहले अपनी कंडीशन बनाई, ये हमारे पास जितनी भी हमारे पास प्री डिफाइंड थी कंडीशंस उनको देखा, उन कंडीशंस के ऊपर हमने ये बनाया और ये हमारे पास इस एट द एंड ऑफ डे जो बना है, ठीक है। अब हमने कांस्टेंट्स देखने हैं कि ऑन द इनपुट कि हमारे पास क्या क्या कांस्टेंट्स हैं इसकी इनपुट के ऊपर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास था सिग्मा n-1 i0 और i। अब हम इसके कांस्टेंट्स देखते हैं। वीकेस्ट प्री कंडीशन फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब वही चल रहा है व्हाट वुड हैपन व्हेन n इज 0 और नेगेटिव नंबर। अब देखें अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर n आपका 0 है या नेगेटिव है, ठीक है, या n आपका 0 है, तो हम देखते हैं कि व्हाट वुड हैपन व्हेन n इज 0 और नेगेटिव नंबर। अगर n आपका 0 है या नेगेटिव नंबर है तो एक केस तो ये है, तब आपकी कंडीशंस क्या बनेगी
तब सिस्टम आपका किस तरीके से बिहेव करेगा, सिस्टम आपका किस तरीके से, व्हेन n इज -1 देन वी हैव 0 इन a। अगर n हमारे पास, अब यहाँ पे ये एग्जाम में रखें कि अगर n हमारे पास नेगेटिव नंबर है, हम यहाँ पे यही कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास n -1 होगा तो हम तब वी हैव 0 इन a, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे, यानी ये देखें तो हम क्या कह रहे हैं, तो -1 देन वी हैव 0 इन a, यानी अभी देखें हमने a यहाँ पे 0 रखा था। तो इसलिए ये जो इसका रूल है या जो इसका मेथड है वो मेथड यही है। हम ये बता रहे हैं कि अगर ये 0 और नेगेटिव होगा तो फिर n इज -1 देन वी हैव 0 इन a, तब हम अपने पास जो है 0 है वो आपके पास सारे के सारे क्या होंगे, वो आपके पास a होंगे। तो अब आप ये देखें कि ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशन थी कि हमने अपनी प्री कंडीशन किस तरह ली हैं, हमने अपनी पोस्ट कंडीशन किस तरह ली है, और अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसी की बेसिस के ऊपर हमारे पास अपनी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि उन एग्जांपल्स की बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है। तो अब आप इसके लिए जो हमारे पास एक एक्सरसाइज भी है, ठीक है, एक आप ये समझिए कि ये एक इसकी एग्जांपल है कि हम इसको अगर करते हैं तो ये है कि यूजिंग द असाइनमेंट एक्सिम्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने डिफरेंट असाइनमेंट एक्सिम्स को डिस्कस किया था। डिटरमाइन प्री कंडीशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड पोस्ट कंडीशन। अब हमने यहाँ से क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमने यहाँ से अपनी प्री कंडीशंस और हमने अपनी पोस्ट जितनी भी हमारे पास पोस्ट कंडीशंस हैं वो फाइंड करनी है। सिंप्लीफाई द प्री कंडीशंस यू ऑब्टेन, यानी अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने अपनी प्री कंडीशंस और जितनी भी पोस्ट कंडीशंस हैं उन तमाम को करना है। तो अब आप ये देखें कि ये हमारे पास इसमें स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ये हमारे पास पोस्ट कंडीशंस आ रही हैं। x कॉलन इक्वल टू x+1, तो इसकी जो पोस्ट कंडीशन बनेगी वो बनेगी x + y <10, x कॉलन इक्वल टू x-1, इसकी बनेगी x स्क्वायर प्लस 2.x इक्वल 0, x, y कॉलन इज इक्वल टू x-1, x+1, ये बनेगी x.y इक्वल टू 1, देन x, y, z कॉलन इक्वल टू, ठीक है, इसमें z, x, y, तो ये बनेगी x0 और y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये हमारे पास पोस्ट कंडीशन है। इसमें जो स्टेटमेंट है वो है a कॉलन इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 2 ब्रेसेस a लेस देन 10, ये इसकी पोस्ट कंडीशन है। तो ये अभी हमने जितनी भी चीज़ें देखी थी, ठीक है, ये सारी की सारी जो आपकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं और उन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपकी जो डिफरेंट पोस्ट कंडीशंस बन रही हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस बन रही हैं और उसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इन तमाम जितनी भी एग्जांपल्स हैं इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।